हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आपको CSIR नेट जून 2026 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज जो हम यूनिट ले रहे हैं वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज स्टेम सेल्स, डिटर्मिनेशन एंड स्पेसिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं एंड देन अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर वीडियो के एंड में उन आंसर को जितना आपके करेक्ट हुए हैं या गलत हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देख के अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। ओके, so let's get start the video guys. Your first question is blastomer potency at the 8 cell stage mammal is best described as। जो ब्लास्टोमर्स होते हैं 8 सेल स्टेज पे मैमल्स के अंदर यानी हमारे अंदर या मैमल्स के अंदर जो 8 सेल स्टेज पे ब्लास्टोमर की पोटेंसी क्या होती है, वो कौन सी सेल होती है? योर ऑप्शंस आर ए टोटिपोटेंट, बी प्लूरिपोटेंट, सी मल्टीपोटेंट एंड डी डिटरमाइन। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टोटिपोटेंट। ब्लास्टोमर 8 सेल स्टेज तक मैमल्स के अंदर टोटिपोटेंट रहती है, यानी कि 8 सेल स्टेज तक अगर अब उन्हें अलग अलग कर देंगे तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने के कैपेबल होती है। टोटिपोटेंट का मतलब होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के कैपेबल होती है ब्लास्टोमर्स 8 सेल स्टेज तक इन मैमल्स। ओके, सो ब्लास्टोमर्स potency at the 8 cell stage in mammals is totipotent. Okay, next question, question number second, which stem cell type can contribute to both embryonic and extra embryonic tissue? कौन सी स्टेम सेल का टाइप एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बना सकता है? एम्ब्रियोनिक का मतलब पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू का मतलब जो अपन प्लेसेंटा बनाते हैं या जो अपने उधर चारों लेयर होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसे अपन कहते हैं एमनियन, कोरियन, एलेंटोसिस एंड यॉर्क सेल। ये जो चारों अपनी लेयर्स होती है वो कौन सी सेल बना सकती है विद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म? ऑप्शंस आर टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट जो सेल है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू यानी प्लेसेंटा भी बना सकती है, जबकि प्लूरिपोटेंट जो सेल है वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म बना सकती है, प्लेसेंटा नहीं बना सकती। तो ये ध्यान रखना, टोटिपोटेंट ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना सकती है, लेकिन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ ऑर्गेनिज्म बना सकती है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे कि प्लेसेंटा नहीं बना सकती। Next question, question number third. Which of the following sequences correctly represent decreasing developmental potency? यानी पोटेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टोटिपोटेंट, देन प्लूरिपोटेंट, देन मल्टीपोटेंट एंड देन यूनिपोटेंट। टोटिपोटेंट अभी मैंने बताया जो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। प्लूरिपोटेंट वो सेल्स होती है जो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बना सकती। मल्टीपोटेंट वो सेल होती है जो कुछ तरह की सेल बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो सारी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट ये सब बना सकती है, वो होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। यूनिपोटेंट वो होती है जो सिर्फ सिंगल सेल टाइप बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल जो सिर्फ स्पर्म बनाती है। समझ आ गया चारों का डिफरेंस? टोटिपोटेंट जो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, प्लूरिपोटेंट जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म बनाती है, मल्टीपोटेंट जो कुछ ही तरह की सेल बना सकती है जैसे कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, एंड यूनिपोटेंट जो कि सिर्फ सिंगल सेल टाइप बना सकती है। फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन रिगार्डिंग सेल्यूलर पोटेंसी इज इनकरेक्ट? अब अपन को इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए टोटिपोटेंट फॉर्म्स ऑल टिश्यूज, करेक्ट है। बी प्लूरिपोटेंट फॉर्म्स ऑल 3 germ layers, C multipotent forms a single lineage, and D unipotent forms one specific cell type. And your answer is option number C multipotent forms a single lineage. अब बच्चे कंफ्यूज होंगे बी और सी में कि प्लूरिपोटेंट जर्म लेयर्स बना सकती है क्या? हाँ, प्लूरिपोटेंट जर्म लेयर बनाएगी तभी तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा।
प्लूरीपोटेंट जर्म लेयर बना के उनसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है, वो सिर्फ प्लेसेंटा नहीं बना सकती। लेकिन मल्टीपोटेंट सिंगल लीनिएज की सेल नहीं होती, मल्टीपोटेंट मल्टीपल सेल टाइप बना सकती है, फॉर एग्जांपल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपोटेंट फॉर्म्स अ सिंगल लीनिएज। ये बात गलत है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर डिटर्मिनेशन? योर ऑप्शंस इज ए, इट इज हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस, बी, it involves visible morphological changes, c, it represents irreversible fate commitment, and d, it requires immediate cellular differentiation. Your correct option is option number c, डिटर्मिनेशन जो होता है वो इनविजिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है एंड फेट कमिटमेंट होती है। ठीक है, तो हाँ, जो डिटर्मिनेशन होता है वो इनविजिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है। डिटर्मिनेशन कभी भी अपन सेल को जब डिटरमाइन करते हैं तो विजिबल नहीं होता है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो विजिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर, लेकिन डिटरमाइन जो सेल होती है उसके अंदर अपन को कुछ विजिबल नहीं होता है, पर वो इरिवर्सिबल फेट होती है। उसके बाद अपन सेल की फेट को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी सेल तब डिटरमाइंड सेल कहलाएगी जब उसकी फेट चेंज नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल है जो आगे जाके मीजोडर्म बनाएगी, पर अपन ने उसको एंडोडर्म के एनवायरनमेंट में रख दिया, तब भी वो मीजोडर्म बनाए, ऐसी सेल को डिटरमाइंड सेल कहा जाता है। लेकिन ऐसी सेल जो बनाएगी मीजोडर्म, लेकिन जब अपन ने उसको एंडोडर्म के एनवायरनमेंट में रखा तो उसने एंडोडर्म ही बनाई, ऐसी सेल को स्पेसिफाइड सेल बोलते हैं, जिसकी फेट रिवर्सिबल होती है। डिटरमाइंड की सेल की फेट कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती, वो इरिवर्सिबल होती है, उसकी फेट को चेंज नहीं किया जा सकता। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय? योर ऑप्शंस आर ए, मोज़ेक डेवलपमेंट, बी, रेगुलेटिव डेवलपमेंट, सी, डिटरमिनेट क्लीवेज, एंड डी, autonomous differentiation. And your correct answer is option number B, regulative development. Conditional specification वो होता है जिसके अंदर सेल एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, कि उसके जिस एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगी। अगर अपन किसी सेल को रिमूव कर देते हैं तो बाकी की सेल उसके वर्कों को कंपेंसेट कर सकती है। ऐसे डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने आई फॉर्मिंग सेल को रिमूव कर दिया एंड स्टिल आइज बन रही है, यानी कि जो बची हुई सेल थी उन्होंने अपना काम करके आइज बना दिया, उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करके आइज बना दी। ऐसे डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सी अर्चिन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लास्टोमर isolated at the two cell stage goes on to form a complete normal embryo. This outcome indicates, एक ब्लास्टोमर है जिसको अपन ने दो सेल स्टेज पे आइसोलेट किया है और इसके बाद भी वो कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो बना रहा है। इससे क्या मतलब है? योर ऑप्शंस आर ए, डिटर्मिनेशन, बी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सी, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, एंड डी, टर्मिनल डिफरेंशिएशन। भाई, दो सेल स्टेज पे अपन ने उसको आइसोलेट किया है तो फिर भी वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना रहा है, ये किस चीज को दर्शाता है? एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अभी मैंने बताया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जब अपन सेल को अलग भी कर दे तो भी वो कंप्लीट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना ले, उसके जो रिमेनिंग सेल है वो कंपेंसेट कर ले जिस सेल को रिमूव किया है। ऐसे डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के बेस्ड पर होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिक एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कॉन्क्लूसिवली प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन? किस एक्सपेरिमेंट से अपन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो रहा है? योर ऑप्शंस आर ए, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर, बी, ब्लास्टोमर आइसोलेशन, सी, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, एंड डी, फेट मैपिंग। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोमर आइसोलेशन। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ब्लास्टोमर को आइसोलेट करके अगर उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो ऐसे तरह के डेवलपमेंट को कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं या रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को चेक करने के लिए ब्लास्टोमर आइसोलेशन इज द करेक्ट or the best embryological experiment to prove the presence of conditional specification. Got it? Next question. Syncytial specification is the characteristically observed in which of the following model organism? Your options are frog,
B. Fruit fly. C. Mouse. And D. Zebrafish. Very very easy question. Your correct answer is option number B. ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला के अंदर सिंक्शुअल स्पेसिफिकेशन देखा जाता है जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं विदाउट फॉर्मिंग द सेल. बिना सेल मेम्ब्रेन बने बस बहुत सारे न्यूक्लियस 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 बन जाते हैं. ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंक्शुअल कंडीशन या सिंक्शुअल स्पेसिफिकेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ड्रोसोफिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. In early embryonic development, cinctual specification primarily occurs. Your options are A. Immediately after cellularization. B. Before cellularization. C. During gastrulation. And D. After organogenesis. बहुत इजी क्वेश्चन है. अभी मैंने बताया ड्रोसोफिला के अंदर सिंक्शुअल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, सेल नहीं बनती है, सेल की आउटर कवरिंग नहीं बनती है, सिर्फ न्यूक्लियस बनते रहते हैं, यानी कि सेलुलराइजेशन होता ही नहीं है. सिंक्शुअल स्पेसिफिकेशन हमेशा बिफोर सेलुलराइजेशन होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अकर्स बिफोर सेल मेम्ब्रेन पार्टीशन, यानी सेलुलराइजेशन के पहले होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचअप टाइप है जिसके अंदर अपन को स्पेसिफिकेशन के टाइप बताने हैं. योर फर्स्ट इज ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस क्या होता है? जो कि खुद के ऊपर, एक सेल जब खुद के ऊपर डिपेंड होती है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. तो ए का हो जाएगा टू साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट. ऑटोनॉमस जो कि साइटोप्लाज्मिक यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग सेल की फेट डिसाइड होती है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. तो ए का हो जाएगा टू. सेकंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो कि एनवायरमेंटल क्यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट का टू यानी ऑटोनॉमस का सेकंड, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, कंडीशनल का एनवायरमेंट क्यूज, एंड सिंक्शुअल का मॉर्फोजन ग्रेडियंट. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ मॉर्फोजन इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मॉर्फोजन का क्या मतलब होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, इन चारों ऑप्शन में से बताइए. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए अ सिंपल बाइनरी ऑन ऑफ सिग्नल. नहीं. बी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड सिग्नल. सी अ प्योरली मैकेनिकल सेल्यूलर सिग्नल. एंड डी अ सिस्टम वाइड एंडोक्राइन हार्मोन. वेरी इजी. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड सिग्नल. ये कॉन्सेंट्रेशन के बेस्ड होता है. जिसको ज्यादा मॉर्फोजन मिलेगा वो एक अलग ऑर्गन बनाएगा, जिसको मॉडरेट मिलेगा वो अलग ऑर्गन बनाएगा, जिसको बहुत ही कम मिलेगा वो अलग ऑर्गन बनाएगा. तो ये कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड सिग्नल होता है. आपको ग्राफ भी देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड सिग्नल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज. अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल के कंपैरिजन में एडल्ट स्टेम सेल को क्या कहेंगे? ऑप्शन इज टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड ओमनीपोटेंट. अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल को अपन टोटिपोटेंट सेल बोल रहे थे, राइट? तो एडल्ट स्टेम सेल को क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट. और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी मल्टीपोटेंट. एडल्ट स्टेम सेल्स होती है वो कुछ स्पेसिफिक सेल टाइप को ही रीजनरेट कर सकती है, इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेम सेल निशे प्राइमरली फंक्शंस टू रेगुलेट. योर ऑप्शंस आर. स्टेम सेल क्या करती है? स्टेम सेल का जो निशे होता है जिसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसका क्या फंक्शन होता है? योर ऑप्शन इज द बेस लाइन जेनेटिक म्यूटेशन रेट, the balance between differentiation and self-renewal, the speed of DNA replication, and the rate of internal protein degradation. And your correct answer is option number B, balance between differentiation and self-renewal. कि जो stem cell है कितनी differentiate हो रही है और कितनी self renewal कर रही है, खुद को वापस stem cell में convert हो रही है, इस चीज के बैलेंस को बनाने का काम stem cell नीचे करता है. Got it? The balance between differentiation and self-renewal, option number B is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिमेट्रिक डिवीजन, जब स्टेम सेल का एसिमेट्रिक डिवीजन होता है तो व्हाट इज द फेट, यानी एसिमेट्रिक डिवीजन क्या होता है अपन को बेसिकली ये बताना है. इसमें डॉटर सेल कैसी बनती है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए बोथ डॉटर्स टर्मिनली डिफरेंशिएट, कि जो दोनों डॉटर सेल बनेगी स्टेम सेल से वो टर्मिनली डिफरेंशिएट होगी. बी बोथ डॉटर रिमेन प्रिस्टाइन स्टेम सेल्स. सी एक डिफरेंशिएट होगी और दूसरी सेल्फ रिन्यू करेगी. एंड डी सेल अरेस्ट एंड नो डिवीजन अकर. जब एक स्टेम सेल इस एसिमेट्रिक डिवीजन में जाती है और दो डॉटर सेल बनाती है तो उसमें से एक डॉटर सेल टर्मिनल डिफरेंशिएट होती है और एक डॉटर सेल सेल्फ रिन्यू होती है, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन.
So your correct answer is option number C, one differentiate and another self renews. Okay. Next question. In modern regenerative biology, stem cell plasticity refers to. Stem cell की plasticity से क्या मतलब है? Options are option number A, physical rigidity of the cell membrane. Option B, ability to cross lineages and change fate. Option C, irreversible locking of determination. And option D, programmed pathway to cellular death. And your correct answer is option number B, ability to cross lineages and change fate. स्टेम सेल प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फेट चेंज करना। तो जो स्टेम सेल है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लीनिएज को क्रॉस कर सकती है और फेट को चेंज कर सकती है। दिस प्रोसेस या दिस जो उसकी मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं स्टेम सेल प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ट्रांस डिफरेंशिएशन। ये सेल्यूलर एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टेमिक स्टेम सेल एग्जॉशन इज। योर ऑप्शंस आर runway carcinogenesis, B biological aging and tissue decline, C hyper accelerated differentiation and D immediate mass apoptosis। स्टेम सेल अगर एग्जॉस्ट होती है तो उसके क्या फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा? एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना। अगर स्टेम सेल खत्म हो जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे? तो बायोलॉजिकल एजिंग होगी और टिश्यू डिक्लाइन होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल एजिंग एंड टिश्यू डिक्लाइन। अगर स्टेम सेल धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो उसके बाद अपनी एजिंग होगी, अपन बूढ़े होते जाएंगे, टिश्यू कम होते जाएंगे। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों की स्किन अलग सी दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन की स्टेम सेल है वो रीजनरेट नहीं हो पाती है, वो नई स्किन नहीं बना पाती, इस वजह से उनकी स्किन थोड़ी लचीली सी और वैसी हो जाती है। ठीक है, अलग से दिखने लग जाती है। तो वो स्टेम सेल्स जो होती है उनका नीचे जो होता है, स्टेम सेल्स के नीचे के अंदर स्टेम सेल्स खत्म होती रहती है, जिसकी वजह से एजिंग होती है और टिश्यू डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के अंदर अपन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन फॉर्म टेरेटोमॉस। बी, आईपीएससी क्लोजली रिजेंबल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन फंक्शन। आईपीएससी का मतलब होता है इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो ऐसी सेल्स जिनको अपन प्लोरिपोटेंट बनाते हैं, इंड्यूस करी हुई जो प्लोरिपोटेंट सेल होती है उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स। सेकंड है, थर्ड है, एडल्ट स्टेम सेल्स आर इनहेरेंटली प्लोरिपोटेंट। एंड डी, स्टेम सेल्स मैच्योरली रिसाइड इन स्पेशलाइज्ड निचे। बहुत ही सही बात है, अभी मैंने बताया था कि जो एडल्ट स्टेम सेल्स होती है वो मल्टीपोटेंट सेल्स होती है, प्लोरिपोटेंट नहीं होती। Adult stem cells are the multipotent stem cells। और ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एडल्ट स्टेम सेल्स जो होती है वो स्ट्रिक्टली मल्टीपोटेंट होती है, प्लूरिपोटेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है आर जनरेटेड बाय रीप्रोग्रामिंग सोमेटिक सेल यूजिंग विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूज करके अपन सोमेटिक सेल को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड और ऑप्शंस आर A OCT4, SOX2, CMYC and KI4, B BMP, FGF, WNTC, Hedgehog signaling pathway and D Notch signaling pathway। And your correct answer is option number A, OCT4, SOX2, CMYC and KIF4। इन चारों फैक्टर का भी नाम होता है जिनको बोलते हैं यामायंका फैक्टर। इनको साइंटिस्ट यामाअंका ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इनका नाम रख दिया यामायंका फैक्टर्स। और ये वो चार फैक्टर है जो सोमेटिक सेल को इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल यानी कि प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करती है, जिससे अपन डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं, काफी सारी डिजीज को अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ द ओरिजिनल 4 क्लासिक यामायंका रीप्रोग्रामिंग फैक्टर। इन चारों में से कौन सा यामायंका फैक्टर नहीं है? अभी मैंने बताया यामायंका फैक्टर कौन कौन सा है, OCT4, SOX2, CMYC एंड KIF4। तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, नैनोग। नैनोग यामायंका फैक्टर में नहीं आता। सो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन या आंसर के अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सेलवेदा को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी वीडियो पे शॉर्ट चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए या फिर क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल
then please like, comment and share it to the CSIR Net friends. Thank you for watching.